Good morning, all of you. So, today we are going to start the chapter number 14, Statistics. In this chapter, we have 4 exercises. One is for collection of data, second is for presentation of data, third is for graphical representation of data, and fourth one is of measures of central tendency. So, first of all, what is the meaning of statistics? Statistics is itself a subject, a department. It is a branch of mathematics. ये मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसी की ही एक ब्रांच होती है और ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है जो कि एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड स्टेटस से लिया हुआ है. स्टेटस का मतलब होता है स्टेट. तो व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? सो इट स्टैटिस्टिक is the area of study that deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of data. So first of all, statistics में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने के बाद एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कंक्लूज़न निकालते हैं. जो भी हम मेज़र्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, कोई और मेज़र अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, रिजल्ट कंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो डेटा क्या होता है? DATA, हम इसको डेटा रीड करते हैं, नोट डाटा. Data is the facts or figures collected with a definite purpose. ठीक है, कोई भी फिगर्स, इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट्स जो कि आपने कलेक्ट किए हैं किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं डेटा. नाउ ये जो डेटा होता है, दिस इज़ ऑफ 2 टाइप, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, एक्सरसाइज 14.1. तो ये एक्सरसाइज में कुछ करने के लिए नहीं है, आपको नोटबुक में नहीं करना है. बस इस एक्सरसाइज में आपको ये समझा रखा है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है. तो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, जिसमें आपको कोई एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ क्लासीफाई करो इसको एज अ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. या फिर कोई एग्जांपल पूछ सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी डेटा और give an example of a secondary data. So what is primary data? So you can see the definition from here. The primary data is the information which is collected by the investigator himself or herself with a definite objective in his mind. प्राइमरी डेटा वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो डेटा होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेट करने वाला किसी पर्पस को, किसी ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए कलेक्ट करता है. सपोज गवर्नमेंट को पॉपुलेशन काउंट करने के लिए सर्वे करवाना है, तो वो घर घर जाके पॉपुलेशन काउंट करनी है तो यही पूछेगा ना कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं, उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चाइल्ड हैं. ठीक है, वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि आपके घर में कौन कितने पैसे कमाता है, ठीक है, या कौन कहाँ पर जॉब करता है. तो जो भी हमारा एरिया ऑफ स्टडी होता है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं, और डायरेक्ट खुद इन्वेस्टिगेट करके, खुद इधर उधर जाके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अपने सोर्सेज से, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा. वेयर एज द सेकेंडरी डेटा is the information which is gathered from a source which already had the information stored. It is called as secondary data. किसी सोर्स में ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन गैदर्ड है, स्टोर्ड है, कलेक्टेड है और आप वहाँ से डेटा ले रहे हो, वहाँ से डेटा उठा रहे हो, तो उस डेटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा. ठीक है, जैसे कि आप मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, प्रिंट मीडिया जितना भी होता है, या फिर मीडिया न्यूज़ चैनल से, गूगल से, आप कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो डेटा होता है गूगल. आप जितने अपने प्रोजेक्ट बनाते हो, फाइल्स बनाते हो, उसमें प्रीवियस ईयर का कोई डेटा चाहिए होता है तो आप गूगल से सर्च करते हो, है ना. या फिर न्यूज़पेपर से कटिंग करके हो, वहाँ से जो न्यूज़ आती है वहाँ से आप अपना डेटा कलेक्ट करते हो. सपोज 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर्स की पॉपुलेशन काउंट लिखनी है आपको, तो वो आप गूगल से सर्च करके लिखोगे कि 2001 में 2011 में कितनी थी, 12 में कितनी थी और अब 20 में कितनी हो गई है. ठीक है, या एक और अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है प्राइमरी सेकेंडरी डाटा का? फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, तो वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स और डिटेल्स आपकी कलेक्ट करते हैं. ठीक है, आपसे कई बार वेरीफाई कराते हैं ताकि गलत इन्फॉर्मेशन आगे ना चली जाए. CBSE में आपका एनरोल करने के लिए, CBSE के अंदर बोर्ड क्लासेस के अंदर, तो 9th और 11th में आपका एनरोलमेंट कराते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपसे स्कूल वाले खुद कलेक्ट कर रहे हैं. खुद आपके जो टीचर हैं, क्लास इंचार्ज हैं, वो आपसे खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपसे प्रूफ मंगवाते हैं, फिर टैली करके फिर तब रिकॉर्ड रजिस्टर में या जो आपकी NOC है वहाँ पे कलेक्ट करके रखते हैं. तो वो डेटा हो गया प्राइमरी डेटा, जो कि खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है.
खुद कलेक्ट कर रहे हैं ना, और इसी इन्फॉर्मेशन को आगे सीबीएसई को पास ऑन कर देते हैं। तो सीबीएसई इसी इन्फॉर्मेशन को आगे यूज़ करता है जब रिज़ल्ट पब्लिश करना होता है या कोई और इंक्वायरी होती है, कुछ और होता है, तो आपका सारा डेटा वहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, तो सीबीएसई के लिए जो आपका डेटा है, आपकी जो डिटेल्स हैं, वो एज अ सेकेंडरी डेटा काम करेगा, क्योंकि उसने प्राइमरी सोर्स से वो डेटा कलेक्ट किया है। प्राइमरी सोर्स कौन हो गया? आपका स्कूल। तो उसने आपके स्कूल से डेटा कलेक्ट किया है, तो स्कूल के लिए वही डेटा क्या होगा? प्राइमरी। और सीबीएसई के लिए वही डेटा क्या होगा? सेकेंडरी। और फिर सीबीएसई इसी के बेसिस पे आगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है कि इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने थे, अपीयर इतने हुए, और उसमें से इतने परसेंट बॉयज़ ने पास किया है एग्ज़ाम, इतने परसेंट गर्ल्स ने पास किया एग्ज़ाम। ठीक है, नाउ प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव डन। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, उसमें एग्जाम्पल ही देने थे अपने साइड से 5 एग्जाम्पल, और उनको क्लासीफाई करना था एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। नाउ इन एक्सरसाइज 14.2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेकेंड एक्सरसाइज presentation of data. In this exercise 14.2 we have to present the data. सपोज आपको डेटा गिवन है 30 स्टूडेंट के, 50 स्टूडेंट के, 100 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है। ठीक है, तो आपने उनको कॉमा लगा लगा के लिख दिया। 50 मार्क्स हैं किसी एक स्टूडेंट के, सेकेंड स्टूडेंट के 48 हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 90 हैं, किसी के 10 हैं। इस तरीके से आप कॉमा लगा के लिखते चले गए। तो ये वाली जो फॉर्म है डेटा की, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, अब इस इंडिविजुअल सीरीज़ को आगे हम 2 तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, टैबुलर फॉर्म में। वन इज़ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज़ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिविजुअल को ही हमने आगे 2 पार्ट में डाइवर्ट किया है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। ठीक है, तो जो अनग्रुप्ड वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट भी बोल देते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड को बोल देते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, और ग्रुप्ड वाले को बोल देते हैं हम कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डेटा है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो CONTINUOUS NUOUS। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिविजुअल सीरीज़ दी होगी। अब उसको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का क्या बेनिफिट है? जब आपके पास नंबर्स गिवन है, सपोज़ ये डेटा आपको गिवन है, 30 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, तो आपको इसको स्टडी करना में बहुत टाइम लगेगा। मैं पूछ लूँ सपोज़ 50 मार्क्स बताओ कितने स्टूडेंट के, तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। इस रो में ढूंढोगे, फिर यहाँ ढूंढोगे, फिर यहाँ ढूंढोगे, तो डेट विल बी वेरी टाइम टेकिंग। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही फिर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है या फिर जो स्टडी कर रहा है उस डेटा को, उसको बोर्डम फील होता है, बोर हो जाता है वो पर्सन, और डेटा को स्टडी करने में मज़ा भी नहीं आता, इंटरेस्ट भी नहीं आता, और वहीं पे स्टडी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए हम उसको एक ब्यूटीफाई वे में प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स। जैसे इस केसेस में मार्क्स की बात हो रही है, तो कितने स्टूडेंट ने कोई पर्टिकुलर मार्क्स अटेन करे हैं, डेट इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो जो नंबर एक एक बार रिपीट हुए हैं उनको हम एक एक बार लिख लेंगे। जैसे 10 एक ही बार आया है तो 10 लिख लिया, फिर 20 ये भी एक बार आया 20 लिख लिया। अब 36 है 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो 36 को हमने एक बार लिखा, यहाँ पे इसके सामने लिख दिया 3, मतलब ये 3 टाइम्स अपीयर हुआ है। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 36 हैं। तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को लिखते जाते हैं, और यहाँ पे कितनी कितनी बार वो नंबर आए हैं ये लिखते जाते हैं, और फाइनल जो हमने टोटल किया तो वो आया 30। तो यहाँ से आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। अगर 30 नहीं आया, कम या ज़्यादा आया, तो आपने काउंटिंग मिस्टेक कर दिया, कोई एक नंबर या तो छोड़ दिया या एक्स्ट्रा ले लिया। तो दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट करूँ, मार्क्स को XI से डिनोट करूँ, तो समीशन FI, ये जो सिंबल है समीशन का, सिग्मा भी बोल देते हैं इसको, ये एक ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है सम अप करना चीज़ों को। तो समीशन FI मतलब FI को हम ऐड कर रहे हैं, और इसको हम कैपिटल N भी बोलते हैं। तो दिस इज़ 30। कुछ स्टूडेंट कैसे काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और बोल देते हैं 13 ऑब्जर्वेशन है। डेट इज़ रॉन्ग। 13 ऑब्जर्वेशन नहीं है, 30 हैं।
जितने लोगों का हमने डेटा लिया होता है, जितने लोगों का सर्वे किया होता है, डेट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वो कितना आया हमारे पास 30। तो देख लो, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो आप एकदम से टेबल में देख के बता सकते हो 3 स्टूडेंट के हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रेजेंटेड वे ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, तो ये हमने डिस्क्रीट टेबल या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। साथ में हम एक चीज़ और बना देते हैं, टैली मार्क्स। यहाँ पे आप एक टैली मार्क्स का भी कॉलम बना सकते हो। टैली मार्क्स आपने छोटी क्लासेस में भी किए हैं। क्या करना होता है, जैसे 20 है, 1 टाइम आया तो हम यहाँ पे 1 लाइन बना देते हैं। 36 3 टाइम आया तो 1 2 3 लाइन्स बना दी। 44 टाइम्स आया तो 1 2 3 4 लाइन्स। ठीक है, इसी तरीके से कोई नंबर अगर 5 टाइम्स आया है तो 1 2 3 4 5, इसको ऐसे कट कर देते हैं। तो ये जो लाइन हमने कट करी है डायगनली, इसको हम बोल देते हैं 5th लाइन है ये। तो 6 है तो इसके बाद काउंटिंग अगली स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14.2, ये जो एक्सरसाइज है इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 और 9, टोटल 9 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अपनी नोटबुक में करने हैं इनको कंप्लीट। टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको अनग्रुप्ड वाली बनानी है, और जहाँ पे ग्रुपिंग करनी होगी तो वो, जैसे 3rd क्वेश्चन है यहाँ पे या 2nd क्वेश्चन है, उसने ग्रुप बना के दिए हैं कि 0 to 5 लेना है, 5 to 10 लेना है। तो ग्रुपिंग आप उसके अकॉर्डिंग कर लोगे, और फिर नीचे जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं उनके आंसर आपको करने हैं। तो ये काम आपको करना है अपनी नोटबुक के अंदर, ग्राफ वाली नोटबुक में नहीं करना, जो आपकी फेयर नोटबुक है मैथ्स की उसी के अंदर करना है। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th क्लास के 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप गिवन है। फर्स्ट स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए है, देन बी, फिर ओ, फिर ओ, 5th स्टूडेंट का ए बी है, फिर ओ। तो आपको पता ही होगा, साइंस में आपने पढ़ा है 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ और ए बी। मेजर ये होते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव तो आगे इनका बाइफर्केशन है, मेन यही होते हैं 4। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, एक क्वेश्चन मैं हिंट कर देती हूँ आपको। द ब्लड ग्रुप्स आपको गिवन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व डेट 9 स्टूडेंट, आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 9 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए है, 6 स्टूडेंट का बी है, 3 का ए बी है और 12 का ओ है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे। इस साइड लिखेंगे ब्लड ग्रुप और इस साइड लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, ए बी और ओ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो 9 6 3 एंड 12, और नीचे यहाँ पे इसी टेबल को एनलार्ज करके हम क्या बना देते हैं, टोटल लिख देते हैं। टोटल इनका कितना आएगा आप काउंट कर सकते हो, 30 आएगा। तो दिस टोटल शुड बी करेक्ट। आप यहाँ पे एक पर ऐड करके देख लो तो पता भी चल जाएगा आपने कोई काउंटिंग छोड़ तो नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। फिर इसमें क्या पूछा हुआ है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट। कॉमन कौन सा है, सबसे कॉमन वैसे भी आपको पता होगा ओ ब्लड ग्रुप सबसे कॉमन होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। ठीक है, तो ओ ब्लड, और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल टेकर होता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 12। तो आप लिखोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, देयरफॉर मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ। ठीक है, इसके रेयरेस्ट पूछा हुआ है, रेयरेस्ट मतलब सबसे रेयर कौन सा है, तो 3 फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो आप लिखोगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 3, सो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी। ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू सी दी थर्ड क्वेश्चन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है एयर के अंदर 30 डेज़ में, कि फर्स्ट डे पे ह्यूमिडिटी इतनी % थी, सेकेंड डे पे ह्यूमिडिटी इतनी थी। तो आपको पता ही होगा ह्यूमिडिटी ज़्यादा कौन से मंथ में होती है, कौन से सीज़न में होती है, रेनी सीज़न में होती है। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है ये तो वैसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें मैथ्स कुछ नहीं करेगा। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट, ये डेटा आपको देख के आपको क्या लगता है कि कौन से मंथ या सीज़न का डेटा है, तो दिस इज़ ऑफ रेनी सीजन, बिकॉज जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है देखो पूरे महीने में ही वेरी हाई है, 90% या 90% से अबव है। कुछ 1 या 2 दिन ही है जो 90 से कम है, बाकी सब दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, अबव 90% है। ह्यूमिडिटी हाई रेनी सीजन में होती है, ठीक है, जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो
सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, वन मोर थिंग, रेंज क्या होता है? रेंज जो होता है इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और ये होता है L माइनस S। वट इज़ L? L इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा एंड S इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। तो आप इसमें चेक कर लो, लार्जेस्ट वैल्यू जो भी होगी 99.2 है आई थिंक लार्जेस्ट वैल्यू, और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 84.9। तो इनका जो डिफरेंस आएगा L में से S माइनस करके जो वैल्यू आती है डेट इज़ दी रेंज। तो आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, इंटरवल लेने हैं 84 टू 86। तो इंटरवल बनाने का तरीका क्या होता है, आप मिनिमम वैल्यू देख लो 84.9 है और मैक्सिमम 99.2 है, तो आप 2 का ले लो, ग्रुप 3 का भी ले सकते थे, बट क्वेश्चन में बोला है 2 का लेना है तो इसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे 84 टू 86। फिर नेक्स्ट होगा 86 टू 88। तो देखो इसको इस तरीके से बनाएंगे, लाइक दिस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज एंड इधर नंबर ऑफ डेज या फिर फ्रीक्वेंसी। तो 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90। तो 84 टू 86 के बीच में कितने थी ह्यूमिडिटी, कितने डेज पे थी, 1 डे पे थी ओनली। 86 टू 88 के बीच में 1 डे पे थी। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी दिन ह्यूमिडिटी 86 हो जाए तो आप उसको इस वाले इंटरवल में लोगे या इस इंटरवल में लोगे? हम उसको लेंगे जिसमें वो लोअर लिमिट में काम कर रहा है, अपर लिमिट वाले में नहीं लेते हैं। ठीक है, 86 है तो लोअर लिमिट वाले में काउंट करेंगे, तो इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर किसी में 90 है ह्यूमिडिटी तो 90 इसमें काउंट ना करके हम किस में काउंट करेंगे, जहाँ पे वो लोअर लिमिट में अकर हो रहा है। तो 90 टू 92 वाले इंटरवल में 90 को काउंट करेंगे रादर ऑफ 88 टू 90। तो इस तरीके से यहाँ पे आप टोटल भी कर सकते हो। ये टोटल 30 बनेगा आपका, 30 डेज का डेटा था। ठीक है, और फिर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये खुद ही हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इनके आंसर्स आप लिख देंगे। तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। किसी को कोई डाउट होगा तो लाइव क्लास में पूछ लेना मुझसे। ठीक है, ये देखो 7th क्वेश्चन में पाई मैंने बताया था इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका। तो इसकी 50 प्लेसेस तक डेसिमल वैल्यू दे रखी है, वैसे तो आगे तक जाती रहती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती है। 50 प्लेसेस तक दे रखी है। तो आपको 0 टू 9 का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, मतलब 0 डिजिट कितनी बार आई है आफ्टर डेसिमल, 1 डिजिट, 2 डिजिट, तो ये डिस्क्रीट वाला बनेगा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद कल हम जो वीडियो सेंड करूँगी मैं उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो कीप ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए और डेली का काम डेली करना है आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।